हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 10th का सब्जेक्टिव पार्ट 3 कर रहे हैं। इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 आ गया है। 8 का पार्ट 3 है, जिसमें लगभग 10 क्वेश्चन को लेंगे। उसमें कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देंगे, जिसे आपको लिख कर भेजना। तो सभी क्वेश्चन को समझाने के अच्छे से प्रयास करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है HIV और एड्स का फुल फॉर्म लिखें। तो HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। HIV के द्वारा एड्स रोग होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। तो आपको याद रखना है, एड्स जो रोग होता है किस वायरस द्वारा होता है? HIV द्वारा। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। अब एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। दोनों अच्छे से आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है और कैसे? तो आप लोग जानते होंगे कि आयोडीन की कमी से घेघा में एक बीमारी गला में एक बीमारी होती है, जिसे घेघा या ग्वाइटर कहा जाता है। क्यों होती है? क्योंकि ग्वाइटर की कमी के कारण ये जो थायराइड ग्रंथि होती है उसमें सूजन आ जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? घेघा रोग कहा जाता है। तो लिखेंगे आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से घेघा या ग्वाइटर रोग होता है। ग्वाइटर रोग होता है जब हम आयोडीन का कम उपयोग करते हैं। आयोडीन का कम उपयोग करते हैं तो थायराइड ग्लैंड, गला में जो ग्रंथि पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? थायराइड। तो थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, सूजन आ जाती है, जिसे ग्वाइटर बोला जाता है, जिसे घेघा रोग या ग्वाइटर कहा जाता है। घेघा रोग या ग्वाइटर कहा जाता है। आपको अच्छे से याद रखना है। ग्वाइटर, आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होती है? तो ग्वाइटर एक घेघा रोग होता है। जब आयोडीन का उपयोग हम कम करते हैं तो ग्वाइटर ग्रंथि में क्या हो जाती है? सूजन का हो जाती है, जिसे घेघा रोग या ग्वाइटर रोग कहा जाता है। अगला क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप में क्या अंतर है? तो प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, प्रतिवर्ती चाप क्या होता है? देखिए, बहुत सारी जो क्रिया होती है उसका संपादन मस्तिष्क द्वारा होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी काम करते हैं, जैसे हाथ का उठाना। तो हाथ का उठाना, तो पहले ये जो भावना आती है, ये जो सूचना जाती है मस्तिष्क को जाती है। मस्तिष्क वहाँ से ऑर्डर देता है ताकि हम हाथ उठा सकें। लेकिन कुछ क्रियाएं जब बहुत ज़्यादा जल्दी में होता है तो वो क्रियाएँ क्या होती है? मेरुरज्जु द्वारा संपादित होती है, यानी रीढ़ की हड्डी द्वारा। तो आपको याद रखना है कि कुछ क्रियाएं जो होती है मस्तिष्क द्वारा संपादित होती है और कुछ क्रियाएं जो होती है मेरुरज्जु द्वारा संपादित होती है। जो क्रियाएं मेरुरज्जु द्वारा संपादित होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है। तो प्रतिवर्ती क्रिया मतलब समझ गए? प्रतिवर्ती क्रिया। वैसी क्रिया जिसका संपादन मेरुरज्जु द्वारा होता है। मेरुरज्जु मतलब रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कोड कहते हैं। स्पाइनल कोड द्वारा होता है, उसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया
कहते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, ऐसी क्रियाएं जिसका संपादन स्पाइनल मेरु रज्जु द्वारा होता है, स्पाइनल कॉर्ड द्वारा होता है, प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। लेकिन प्रतिवर्ती चाप क्या होता है, देखिए प्रतिवर्ती चाप, तो कहेंगे प्रतिवर्ती चाप एक रास्ता होता है जिसके द्वारा प्रतिवर्ती क्रिया संपादित होती है। यानी ऐसा रास्ता जिसके द्वारा प्रतिवर्ती क्रिया संपादित होती है, जिस रास्ता द्वारा प्रतिवर्ती क्रिया संपादित होती है उसे क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। तो जिस रास्ता द्वारा या जिस पथ द्वारा प्रतिवर्ती क्रिया संपादित होती है प्रतिवर्ती चाप कहलाता है, प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। तो दोनों समझ गए, प्रतिवर्ती क्रिया यानी जो रज्जु द्वारा संपादित होती है प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है, और उसके रास्ते को क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। तो दोनों को अच्छे से आपको ध्यान रखना है। अगला क्या है, तंत्रिका उत्तक कैसे काम करता है। तंत्रिका उत्तक का मतलब क्या होता है, तंत्रिका उत्तक का मतलब न्यूरॉन होता है। तो न्यूरॉन कैसे काम करता है, मान लीजिए किसी अंग में उद्दीपन हुआ, कोई अंग में कुछ गड़ गया या जल गया, तो क्या होता है, वहाँ से एक न्यूरॉन के द्वारा सूचना दूसरे न्यूरॉन द्वारा तीसरा के द्वारा चौथा, इस प्रकार सूचना जो है मस्तिष्क तक पहुँचता है। कहाँ तक पहुँचता है, मस्तिष्क तक पहुँचता है। और मस्तिष्क के बाद फिर एक एक न्यूरॉन द्वारा सूचना उसी अंग तक आता है, वो अंग हटा लिया जाता है। मान लीजिए कुछ काटे गड़ा, तो पहले यहाँ सूचना मस्तिष्क गया, मस्तिष्क से आया उस हाथ तक और हाथ हटा लिया, या कोई जल रहा है हाथ तो वो हाथ हटा लिया। यानी जो न्यूरॉन काम करता है कैसे, एक से दूसरा तीसरा, पहले सूचना मस्तिष्क तक पहुँचाता है और मस्तिष्क से फिर एक से दूसरा से तीसरा करके उक्त अंग तक पहुँचाता है, वो संबंधित अंग तक पहुँचाता है। इस प्रकार तंत्रिका उत्तक कार्य करता है। तो लिखेंगे क्या, जब किसी अंग में उद्दीपन होता है, उद्दीपन का मतलब कष्ट होता है, जल गया, कट गया, ये सब काटा गड़ गया। जब किसी अंग में उद्दीपन होता है तो उस भाग का न्यूरॉन अगले न्यूरॉन को सूचना देता है और अगला न्यूरॉन अपने अगले न्यूरॉन को इस प्रकार सूचना कहाँ तक पहुँचता है, इस प्रकार सूचना मस्तिष्क तक पहुँचता है, मस्तिष्क तक पहुँचता है। इस प्रकार सूचना मस्तिष्क, फिर मस्तिष्क के द्वारा एक एक न्यूरॉन करके सूचना संबंधित अंग तक पहुँचता है। पुनः मस्तिष्क का आदेश एक एक न्यूरॉन से होते हुए संबंधित अंग तक पहुंचता है, संबंधित अंग तक पहुंचता है और हाथ को हटा लिया जाता है और हाथ को हटा लिया जाता है। समझ गए कैसे तंत्रिका उत्तक काम करता है, या ये न्यूरॉन कैसे काम। तंत्रिका उत्तक का मतलब न्यूरॉन, अगर किसी अंग में हमको मान लीजिए अंगुली में कांटा गड़ गया, तो कांटा अंगुली से जो है न्यूरॉन के द्वारा कहाँ सूचना जाएगी, मस्तिष्क में जाएगी, और मस्तिष्क से फिर न्यूरॉन से होते हुए सूचना कहाँ आएगी, अंगुली में आएगी। उसके बाद हम अपना हाथ हटा लेंगे। अगला क्या है, देखिए किण्वन क्या है, इसका समीकरण लिखे। तो किण्वन क्या होता है,
तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ग्लूकोज जो है उसको ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या किया जाता है, ईस्ट से अभिक्रिया कराई जाती है। ईस्ट एक जीवाणु है जिससे अभिक्रिया कराई जाती है और इससे अभिक्रिया कराकर क्या बनता है, अल्कोहल बनता है C2H5OH और प्लस CO2 गैस निकलता है। तो इसे ही कहते हैं, किण्वन कहते हैं। यानी लिखेंगे क्या, जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इस प्रक्रिया कराई जाती है तो शराब का निर्माण होता है या एथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। इस विधि को ही किण्वन कहते हैं। तो लिखेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया, यानी वैसी क्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ग्लूकोज को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट की सहायता से शराब बनाया जाता है। इसे ही कौन सी कहते हैं, किण्वन कहलाता है। किण्वन कहलाता है। समीकरण कैसे, C6H12O6 ऑक्सीजन की अनुपस्थिति ईस्ट की सहायता से क्रिया करते हैं तो C2H5OH प्लस CO2 बनाएगा। बैलेंस कैसे करेंगे, 5 एक 6 हाइड्रोजन देखेंगे, हाइड्रोजन यहाँ 12 यानी 2 लगाना पड़ेगा। कार्बन 4 हुआ, 6 करना है तो 2 कार्बन यहाँ लगाना पड़ेगा। इस प्रकार हमारा पूरा अभिक्रिया क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। अगला देखिए, शोषण और दहन में अंतर बताना है। तो शोषण क्या है, शोषण हम जानते हैं कि ग्लूकोज को ऑक्सीजन के उपस्थिति में ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई जाती है तो उसमें निकलता है, जिसे क्या कहते हैं, शोषण कहते हैं। दहन क्या होता है, दहन को जब कोई ईंधन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म जलाते हैं तो उससे जो ऊष्मा निकलता है उसे क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। तो पहले परिभाषाएं लिखेंगे, एक में शोषण को लिखेंगे शोषण और एक को क्या लिखेंगे, दहन। ग्लूकोज को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराने पर ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो ऊष्मा उत्सर्जित करता है, यानी ऊष्मा उत्सर्जित। परिभाषा ऐसा लिख लीजिए, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊष्मा प्राप्त करने की विधि को ऊष्मा प्राप्त करने की विधि को शोषण कहते हैं। ठीक है। और दहन किसे कहते हैं, जब कोई ईंधन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो उसे दहन कहते हैं। याद रखिएगा, यह एक जैविक प्रक्रिया है। शोषण क्या है, जैविक प्रक्रिया, क्योंकि जीव में होती है। यह एक जैविक प्रक्रिया है।
कोई भी जीव शोषण करता है, ये जैविक प्रक्रिया है। इसमें क्या याद रखिएगा, यह एक अजैविक प्रक्रिया, यह एक अजैविक प्रक्रिया, अजैविक प्रक्रिया है, अजैविक प्रक्रिया है। तीसरा याद रखिएगा, यह क्रिया जो होती है मंद गति से होती है, धीरे धीरे होती है शोषण की क्रिया। यह क्रिया मंद गति से होती है, इससे ऊष्मा जो बहुत अधिक मात्रा में, उतना वैसा मात्रा में नहीं निकलता है, गति से होती है, धीमे गति से होती है। यह क्रिया तीव्र गति से होती है, यह क्रिया तीव्र गति से होती है, से होती। इसमें तो दो ही अंतर पूछ रहा था, दो ही बता सकते थे, लेकिन अगर ज़्यादा लिख देगा तो ऐसा कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। कार्य प्रकाश संश्लेषण क्या है, इस क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें। तो प्रकाश संश्लेषण कहते किसको है, तो प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। क्या बोले, हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इस अभिक्रिया ऐसे लिख दीजिए, इस अभिक्रिया के द्वारा जो सूर्य की रोशनी आती है, प्रकाश ऊर्जा को ग्लूकोज में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा, ग्लूकोज एक रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। देखिए क्या लिखेंगे, परिभाषा इसका ठीक क्या होगा, कहेंगे इसमें जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, जड़ से क्या लेगा, H2O को लेगा, तो 6CO2 6H2O बनाएगा क्या, 6CO2। सूर्य का प्रकाश ऊपर से आएगा, सूर्य प्रकाश, और अगर प्रकाश संश्लेषण होना है तो पेड़ का हरा भरा होना जरूरी है, यानी हरित लवक। ठीक है, बनेगा क्या, 6H12O6 और प्लस 6O2, ये बनेगा हमको। तो ये हमारा क्या हुआ, तो टोटल जो हुआ हमारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, समीकरण भी लिख दिए। तो अच्छे से इस प्रकार समीकरण लिख देना है, हरे पौधे को भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इस समीकरण से सब कुछ पता लग जाता है कि वायुमंडल से CO2 लेता है, क्या जड़ से H2O लेता है, और क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, और क्या बनाता है, O2 निकालता है, ऑक्सीजन निकालता है, हरित लवक की जरूरत होती है, सब कुछ पता लग जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्य पित्त क्या है मनुष्य के पाचन में, या किस प्रकार सहायक है। तो पित्त क्या है, पित्त जो है यकृत में एक पित्ताशय होता है, यकृत का मतलब लीवर में एक क्या होता है, पित्ताशय होता है, जिससे पित्त रस एक पीला रंग का, गाढ़ा पीला रंग का क्या होता है, लिक्विड स्रावित होता है, तरल पदार्थ स्रावित होता है, जिसे क्या कहते हैं, पित्त कहते हैं। यकृत के यानी लीवर जो होता है त्रिभुजाकार, उसके पित्ताशय से, उसमें वो पित्ताशय होता है, यकृत के पित्ताशय से गाढ़ा पीला तरल स्रावित होता है, निकलता है, स्रावित होता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे पित्त कहा जाता है, पित्त कहा जाता है। यह क्या करता है, ये वसा का इमल्सिफिकेशन, वसा को तोड़कर उसका पाचन करता है। तो यह मनुष्य के पाचन में किस प्रकार सहायक है, पैराग्राफ छोड़ के लिखेंगे, यह वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में कर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, जिसे
इमल्सीकरण कहते हैं, जिसे इमल्सीकरण कहते हैं। इस प्रकार पित्त की सहायता से वसा का पाचन होता है। वसा का पाचन होता है। आपको ध्यान रखना है, पित्तरस क्या है तो यकृत के पित्ताशय से एक गाढ़ा पीला रंग का तरल निकलता है। तरल का मतलब लिक्विड निकलता है, जिसे क्या कहा जाता है, पित्त कहा जाता है। वसा को छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, जिसे वसा का इमल्सीकरण कहते हैं। इस प्रकार छोटे छोटे टुकड़ा में करके क्या करता है, वसा का पाचन करता है। कह रहा है स्वपोषी और विषमपोषी पोषण में अंतर बतावे। तो स्वपोषी पोषण क्या होता है, जब कोई जीव अपने से भोजन तैयार करे उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। इसमें क्या हुआ, और जब कोई जीव किसी अलग जीव पर पोषण पर निर्भर करते तो क्या कहते हैं, विषमपोषी पोषण या परपोषी पोषण कहते हैं। ये क्या हुआ, विषमपोषी पोषण, यानी ऐसा पोषण जिसमें कोई जीव पोषण के लिए स्वयं पर निर्भर करता है। वैसा पोषण जिसमें भोजन के लिए कोई जीव स्वयं पर निर्भर करता है, क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। परपोषी पोषण क्या होता है, वैसा पोषण जिसमें कोई जीव पोषण के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर करता है, दूसरे जीव पर निर्भर करता है, क्या कहलाता है, विषमपोषी पोषण कहलाता है। तो दोनों समझ गए। दूसरा क्या है, इसका स्वपोषी पोषण में एग्जाम्पल उदाहरण क्या हो सकता है, उदाहरण हो सकता है पेड़ पौधे नील हरित शैवाल, ये सब हो सकता है। इसके एग्जाम्पल में क्या हो सकते हैं, उदाहरण, इसमें उदाहरण हो सकता है मनुष्य, जानवर, मनुष्य हो गया, जानवर हो गया आदि। ये सब जो है हमारा एग्जाम्पल हो गया। तो अच्छे से समझ लीजिए इस बात को। अगला देखिए, सजीव के 4 प्रमुख लक्षण को लिखिएगा। सजीव के 4 प्रमुख लक्षण निम्न है। पहला शोषण, पोषण, चलन, वृद्धि और प्रजनन। बहुत सारे लक्षण है, तो कोई भी 4 लिख दीजिए। उसके बाद इस क्वेश्चन को लिखकर, इस पाँचों का परिभाषा लिखकर आपको क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप पर पोस्ट करना है। 7004934449 पर एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जिस पर इसका परिभाषा लिख के आपको पोस्ट करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी यही चलेगा, उसके बाद देख लीजिए। इस जो है कल के बाद परसों हो सकता है कि हम 7 से 7 PM से 9 PM तक ज्योग्राफी के सभी ऑब्जेक्टिव का मैराथन ला दे। सभी ऑब्जेक्टिव का एक साथ मैराथन, आपको 250 क्वेश्चनों का एक साथ मैराथन अच्छे से समझा दिया जाएगा, आपको याद करा दिया जाएगा, ताकि ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाए। इसी के साथ इसके बाद क्या करेंगे, 1-2 दिन पर पूरा पोल्ट्री एक साथ करा देंगे, पूरा साइंस फिजिक्स एक साथ करा देंगे, केमिस्ट्री एक साथ करा देंगे। इसी प्रकार सभी चैप्टर का, सभी चीज़ का ऑब्जेक्टिव सीरीज एक मैराथन के रूप में 2-2.5 घंटा का जो भी लाइव क्लासेज के रूप में आपको अच्छे से दे दिया जाएगा, ताकि आपको किसी भी चैप्टर में, किसी भी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत ना हो। आप धीरे धीरे करके पढ़ते चलिए, अच्छे से मन लगाकर पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।